नमस्कार। आज हम ली लेफेवर की किताब द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन से निकले कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब इस बारे में है कि जो मुश्किल लगने वाली बातें हैं ना, उन्हें भी साफ और आसानी से समझने लायक कैसे बनाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा जरिया होगा किताब के कुछ खास हिस्से और उनका निचोड़, उनका सार। हम देखेंगे कि ये जो समझाने की कला है, ये असल में है क्या और इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो मतलब मकसद ये समझना है कि किसी भी जानकारी या विचार को असरदार ढंग से दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि आजकल जानकारी तो देखिए बहुत है, पर उसे सही तरीके से समझा पाना वो एक हुनर है। हाँ, ताकि लोग उसे न सिर्फ समझें बल्कि याद भी रख सकें। सही कहा। बिल्कुल। और ये हुनर सीखा जा सकता है। किताब में एक ट्रेवर की कहानी है, जिसे लगता था भाई दौड़ना तो बस दौड़ना है, इसमें क्या है सीखने जैसा। लेकिन जब उसने सही तकनीक पर थोड़ा ध्यान दिया तो न सिर्फ उसके जोड़ों का दर्द कम हुआ बल्कि उसकी दौड़ने की जो क्षमता थी वो भी बढ़ गई। हाँ, ये बात तो बड़ी दिलचस्प है। किताब कहती भी है इम्प्रूवमेंट इज पॉसिबल एंड क्रिएट्स पॉजिटिव रिजल्ट्स। मतलब सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और उससे फायदा ही होता है। तो समझाना भी एक तरह से ऐसा ही हुनर है जिसे तराशा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये स्पष्टीकरण, जिसे अंग्रेजी में हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं, आखिर ये होता क्या है? ये सिर्फ जानकारी देने से अलग कैसे है? देखिए, स्पष्टीकरण का जो मूल काम है वो है तथ्यों को इस तरह सामने रखना कि समझ पैदा हो। इसका खास मकसद होता है क्यों का जवाब देना। जैसा किताब में कहा गया है, एक्सप्लेनेशंस आंसर द क्वेश्चन व्हाई। ये चीजों के पीछे की वजह बताती है। अच्छा, तो ये किसी चीज का वर्णन करने यानी डिस्क्रिप्शन देने, या मान लीजिए परिभाषा डेफिनेशन बताने, या फिर निर्देश इंस्ट्रक्शन देने से अलग हुआ, क्योंकि ये सब भी तो जानकारी ही देते हैं ना। हाँ, देते तो हैं, जानकारी तो देते हैं, लेकिन उनका इरादा अलग होता है। जैसे वर्णन एक तस्वीर खींचता है, परिभाषा उसका सटीक अर्थ बताती है, निर्देश बताते हैं कि कोई काम कैसे करना है, पर स्पष्टीकरण क्यों पर ज्यादा जोर देता है, जिससे सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि गहरी समझ बनती है। और इस समझ को बनाने में सहानुभूति, जिसे एम्पैथी कहते हैं, हाँ। उसका कितना बड़ा हाथ है? क्या वो जरूरी है? सहानुभूति तो मैं कहूँगा बुनियाद है। उसके बिना अच्छा स्पष्टीकरण बहुत मुश्किल है। यह हमें सुनने वाले के जूते में पैर डालकर सोचने में मदद करती है ना? सोचिए, आप किसी को साइकिल चलाना सिखा रही हैं, सिर्फ ये बताने के बजाय कि भाई पैडल मारो, हैंडल सीधा रखो। हाँ। अगर आप याद करें कि आपको पहली बार कितना डर लगा था, संतुलन बनाना कितना मुश्किल था, और वो अनुभव आप शेयर करें, तो सीखने वाला ज्यादा जुड़ाव महसूस करेगा और शायद जल्दी भी सीखेगा। हाँ, ये बात तो है। तो ये एक तरह से विज्ञान भी है और कला भी। मतलब तथ्यों को सही रखना वो विज्ञान का हिस्सा हो गया, जी। और उन्हें इस तरह पेश करना कि वो सुनने वाले के दिलो दिमाग तक पहुंचे, वो कला है। बिल्कुल। और एक अच्छा स्पष्टीकरण असल में समझने की लागत यानी कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसे कम कर देता है। सुनने वाले को किसी नई या मुश्किल बात को समझने में जो दिमागी मेहनत लगती है ना, वो कम हो जाती है। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा क्यों होता है कि बहुत जानकार लोग भी अपनी बात ठीक से समझा नहीं पाते? ये स्पष्टीकरण फेल क्यों हो जाते हैं कभी-कभी? इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसे लेखक ज्ञान का अभिशाप कहते हैं, एक तरह का कर्स ऑफ नॉलेज। किताब में जिक्र भी है, आवर नॉलेज हैज कर्स्ड अस। जब हम कोई चीज अच्छी तरह जान जाते हैं तो हमारे लिए ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि सामने वाले को ये नहीं पता होगा। हाँ। हम भूल जाते हैं कि उनके पास वो संदर्भ या पृष्ठभूमि नहीं है जो हमारे पास है। अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। हम अपनी दुनिया में रहते हैं और मान लेते हैं कि सामने वाला भी वही है। और क्या वजह हो सकती है? सुनने वाले के आत्मविश्वास की कमी भी एक बड़ी वजह बन सकती है। अगर उन्हें लगे कि भाई बात बहुत मुश्किल है, या अगर हम बहुत ज्यादा तकनीकी शब्द यानी जार्गन इस्तेमाल करें, हाँ। तो उनका हौसला पस्त हो सकता है। एक जगह लिखा भी है, अ सिंगल वर्ड कैन मेक योर एक्सप्लेनेशन फेल बिकॉज इट लोअर्स कॉन्फिडेंस। सिर्फ एक मुश्किल शब्द भी सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है। और शायद कभी-कभी ऐसा भी होता होगा कि समझाने वाले को खुद ही विषय की पूरी गहराई ना पता हो, या वो बस होशियार दिखने की कोशिश में लगा हो। हाँ, ये भी मुमकिन है, ये भी होता है। और एक आम गलती है बिना कोई भूमिका बांधे, बिना कोई कॉन्टेक्स्ट दिए सीधे जवाब या नतीजे पर कूद जाना। इससे सुनने वाला पूरी तरह खो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समझाने से पहले थोड़ी तैयारी, थोड़ी योजना बनाना बहुत जरूरी है। मतलब अंदाजे से काम नहीं चलता इसमें। निश्चित रूप से। लेखक ली लेफेवर अपने घर के रेनोवेशन का उदाहरण देते हैं।
जैसे घर बनाने या सुधारने से पहले एक नक्शा, एक प्लान चाहिए होता है ना, हाँ बिल्कुल। वैसे ही किसी बात को समझाने के लिए भी एक योजना जरूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हम कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक जाएं। किताब में स्पष्टीकरण समस्याएं या एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम्स का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये उन हालात को कहते हैं जहां कोई अच्छी चीज, कोई बढ़िया आइडिया या प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए नाकाम हो जाता है क्योंकि उसे ठीक से समझाया नहीं गया। आंद्रे की कहानी है किताब में, जो टेक इंडस्ट्री में था। उसकी टीम ने एक शानदार उत्पाद बनाया, पर वे निवेशकों और ग्राहकों को ये समझा ही नहीं पाए कि ये उनके किस काम का है या क्यों जरूरी है। नतीजा, वो बेहतरीन उत्पाद बाजार में टिक नहीं पाया। ओहो, ये तो कमाल की बात है। मतलब दिक्कत उत्पाद में नहीं थी, बल्कि उसे समझाने के तरीके में थी। जैसा किताब कहती है, द प्रॉब्लम वी फेस इज नॉट वन ऑफ फीचर्स, डिजाइन और इंटेलेक्ट, बट वन ऑफ एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल, और यहीं पर स्पष्टीकरण पैमाना, जिसे एक्सप्लेनेशन स्केल कहा गया है, वो काम आता है। ये एक तरह का मानसिक पैमाना है, समझ लीजिए, ए से जेड तक। ए का मतलब है सुनने वाले को विषय के बारे में लगभग कुछ नहीं पता, और जेड का मतलब है कि वो काफी कुछ जानते हैं, शायद एक्सपर्ट लेवल पर। अच्छा, इस पैमाने से क्या मदद मिलती है? इससे हमें ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि हमें अपनी बात कहाँ से शुरू करनी चाहिए। किताब में सवाल भी उठाया गया है, हाउ डू यू नो वेयर टू स्टार्ट एन एक्सप्लेनेशन। अगर हमें लगता है कि हमारे सुनने वाले पैमाने पर ए के पास हैं, तो हमें बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करना होगा। अगर वो जेड के करीब हैं, तो हम ज्यादा तकनीकी या गहरी बातें कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स के शुरुआती वीडियो का उदाहरण शायद इसी से जुड़ा है। उन्होंने नए यूजर्स को ध्यान में रखा, जो शायद ए छोर पर थे, और बहुत सरल तरीके से समझाया कि ड्रॉपबॉक्स उनकी फाइलों को सिंक करने की समस्या कैसे हल करता है। हाँ, बिल्कुल वही बात है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद अपनी होशियारी दिखाना नहीं है, बल्कि सुनने वाले को ये महसूस कराना है कि हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ। उन्हें सशक्त महसूस कराना है। ठीक है, तो योजना बन गई, सुनने वाले का स्तर समझ लिया। अब अगला कदम है विचारों को सही तरीके से पैक करना, ताकि वे आसानी से हजम हो सकें, जैसे कॉमन क्राफ्ट के छोटे साफ वीडियो करते हैं। इस पैकेजिंग में कौन-कौन से तत्व अहम हैं? किताब में कई तत्वों का जिक्र है, लेकिन 5 मुख्य हैं। संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट, कहानी यानी स्टोरी, कनेक्शन यानी कनेक्शंस, विवरण यानी डिस्क्रिप्शन, और सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। ये पांचों मिलकर एक अच्छा स्पष्टीकरण बनाते हैं। चलिए, इन्हें एक-एक करके खोलते हैं। पहला है संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट। ये क्यों इतना जरूरी है? संदर्भ वो जमीन है, वो बेस है जिस पर समझ की इमारत खड़ी होती है। बिना संदर्भ के जानकारी हवा में लटकी हुई लगती है ना? सोचिए, कोई अंदरूनी मजाक हो या किसी खास खेल की बारीक बातें चल रही हों, अगर आपको संदर्भ नहीं पता तो आप बस सिर हिलाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। हाँ, वो कहावत है ना, पेड़ों के चक्कर में जंगल को ही भूल जाना। बिल्कुल वही बात। विवरण यानी पेड़ अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन जब तक आप बड़ी तस्वीर मतलब जंगल नहीं दिखाते, तब तक उन विवरणों का कोई मतलब नहीं निकलता। एक किताब में एक अच्छी लाइन भी है, कंटेंट इज किंग बट कॉन्टेक्स्ट इज द किंगडम। यानी सामग्री भले ही राजा हो, पर संदर्भ वो राज्य है जिसमें राजा का राज चलता है। वो एंजेला की अकाउंटिंग वर्कशॉप वाली कहानी याद आती है। पहले ट्रेनर ने सिर्फ नियमों और तकनीकी बातों, पेड़ों पर जोर दिया जी जो उसे समझ नहीं आई। जी। फिर दूसरे ट्रेनर ने बताया कि ये नियम असल बिजनेस में कैसे काम करते हैं, मतलब जंगल दिखाया, तब जाकर उसे सब कुछ साफ हुआ। सटीक उदाहरण है ये। पैकेजिंग का दूसरा तत्व है कहानी यानी स्टोरी। तथ्यों को कहानियों में पिरोना क्यों फायदेमंद है? तथ्य जो हैं वो दिमाग को जानकारी देते हैं, पर कहानियां दिल को छूती हैं और याद रह जाती हैं। जैसा किताब कहती है, फैक्ट्स गिव स्टोरीज सब्सटेंस, स्टोरीज गिव फैक्ट्स मीनिंग। तथ्य कहानियों को वजन देते हैं और कहानियां तथ्यों को मायने देती हैं। मतलब कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि समझ बढ़ाने का एक जरिया है। हाँ बिल्कुल। सरल कहानियां जिनमें कोई किरदार हो, उसकी कोई समस्या हो, फिर उससे कोई समाधान मिले और उस समाधान से उसे फायदा हो, ये जो ढांचा है ना, ये लोगों को बात से जोड़ता है। जैसे किताब में विकी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दोस्तों के कैंपिंग ट्रिप की प्लानिंग का उदाहरण दिया गया है। ये कहानी विकी के इस्तेमाल को एकदम प्रासंगिक बना देती है। दिलचस्प। तीसरा तत्व है कनेक्शन यानी जुड़ाव। नए विचारों को पुराने जानी पहचानी चीजों से जोड़ना। ये कैसे काम करता है? ये शायद सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है मेरे हिसाब से।
ये सुनने वाले के दिमाग में पहले से मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करके नए कॉन्सेप्ट के लिए एक पुल बनाता है। हॉलीवुड में फिल्मों को पिच करने का तरीका इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे एलियन फिल्म को पिच किया गया था अंतरिक्ष में जॉज। अब सुनने वाले जॉज को जानते थे, हाँ तो उन्हें तुरंत अंदाजा हो गया कि ये किस तरह की थ्रिलर फिल्म होगी। हाँ, ये तो तुरंत क्लिक करता है। जैसे शुरू में शायद ईमेल को समझाया गया होगा कि ये कंप्यूटर के जरिए भेजे जाने वाले खत जैसा कुछ है। बिल्कुल, ये न सिर्फ समझना आसान बनाता है, बल्कि सुनने वाले का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। उन्हें लगता है कि अरे ये तो वैसी ही चीज है जैसी मुझे पहले से पता है, बस थोड़ी अलग है। किताब कहती है, इफ वी कैन गिव द ऑडियंस कॉन्फिडेंस दैट अंडरस्टैंडिंग इज ईजी थ्रू कनेक्शन, वी कैन ऑफर देम एन इन्विटेशन टू टेक मोर स्टेप्स। जैसे बच्चों को बादल कैसे बनते हैं ये समझाने के लिए पतीले में उबलते पानी से उठती भाप दिखाना। एकदम सही कनेक्शन। चौथा तत्व है विवरण, यानी डिस्क्रिप्शन। इसकी जरूरत कब पड़ती है? किताब के मुताबिक विवरण तब ज्यादा काम आते हैं जब सुनने वाले स्पष्टीकरण पैमाने पर ए से आगे बढ़कर जेड की तरफ जा चुके होते हैं। यानी उन्हें विषय की बुनियादी समझ हो चुकी होती है और अब वे ज्यादा जानना चाहते हैं। हाँ, तब उनका सवाल बदल जाता है। वो मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए से आगे बढ़कर मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं पे आ जाते हैं। जैसा कहा गया है, द क्वेश्चन सिंपली मूव्स फ्रॉम व्हाई शुड आई केयर अबाउट दिस टू हाउ कैन आई यूज दिस। जी, पर यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि हम सिर्फ निर्देश न देने लगे, मतलब स्पष्टीकरण और रेसिपी या इंस्ट्रक्शंस में क्या फर्क है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। रेसिपी या निर्देश सिर्फ कैसे बताते हैं, बटन कहाँ दबाना है, कौन सा फॉर्म भरना है वगैरह। स्पष्टीकरण क्यों भी बताता है, ये बटन दबाने से क्या होगा, ये फॉर्म भरना क्यों जरूरी है। जैसे वेब ब्राउज़र का उदाहरण लें, निर्देश बताएंगे कि बुकमार्क कैसे करें, स्पष्टीकरण ये बताएगा कि बुकमार्क क्यों उपयोगी हैं, या टैब्ड ब्राउजिंग आपकी ज़िंदगी कैसे आसान बना सकती है, वो क्यों ज़रूरी है। समझ गई। और पैकेजिंग का पांचवां और आखिरी तत्व है सरलीकरण, यानी सिंप्लीफिकेशन। हाँ, और ये सीधे तौर पर ज्ञान के अभिशाप का तोड़ है। इसका मतलब है अपनी बात को सुनने वाले के स्तर पर लाना, गैर जरूरी बारीकियों, अपवादों और तकनीकी भाषा से बचना। वो स्टीव और मार्था की कहानी याद है? स्टीव ने वर्चुअलाइजेशन जैसी मुश्किल आईटी चीज को मार्था को उसके पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण से समझाया, बिना किसी भारी भरकम शब्द जाल के। हाँ, उसने सिर्फ मुख्य आइडिया पर फोकस किया। किताब भी यही कहती है, फॉरगेट द डिटेल्स एंड एक्सेप्शंस एंड फोकस ऑन बिग आइडियाज। बड़े विचार पकड़ में आ जाएं तो बारीकियां बाद में समझी जा सकती हैं। बिल्कुल। सरलीकरण का मतलब जानकारी कम करना नहीं है, बल्कि उसे ज्यादा पचाने लायक बनाना है। तो ये 5 तत्व, संदर्भ, कहानी, कनेक्शन, विवरण और सरलीकरण, ये मिलकर विचारों की एक असरदार पैकेजिंग तैयार करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमने विचारों को पैक करना सीख लिया। अब बात करते हैं उन्हें पहुंचाने की माध्यम की, यानी मीडियम की। सही माध्यम चुनना क्यों जरूरी है? माध्यम का चुनाव इस पर बहुत असर डालता है कि संदेश कैसे ग्रहण किया जाएगा। सोचिए, रेडियो पर खाना बनाना सिखाना कितना मुश्किल होगा। हाँ बिल्कुल। क्योंकि वहां विजुअल्स यानी दृश्य तत्व नहीं होते। कॉमन क्राफ्ट ने भी यही महसूस किया। वे पहले ब्लॉग पोस्ट लिखते थे, पर जब उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया तो उनकी बातें ज्यादा लोगों तक और ज्यादा असरदार तरीके से पहुंची। क्योंकि वीडियो में आप दिखा भी सकती हैं और बोलकर समझा भी सकती हैं। आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव, ये सब भी तो मायने रखते हैं। हाँ, और दृश्यों की बात करें तो डैन रूम की किताब द बैक ऑफ द नैपकिन का जिक्र है, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे 6 तरह की समस्याओं, कौन, क्या, कितना, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इनको सरल चित्रों से समझाया जा सकता है। आजकल इन्फोग्राफिक्स भी तो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं ना। और कॉमन क्राफ्ट की तरह दृश्यों में बहुत ज्यादा शोर, जिसे विजुअल नॉइस कहते हैं, उससे बचना भी जरूरी है। मतलब स्क्रीन पर बहुत ज्यादा गैर जरूरी चीजें ना हो जो ध्यान भटकाएं। सही। किताब में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, यूजिंग विजुअल्स एंड एक्सप्लेनेशंस इज नॉट अबाउट आर्ट और ब्यूटी, इट इज अ यूटिलिटी। मतलब दृश्यों का काम सुंदर दिखना नहीं है, बल्कि समझने में मदद करना है। वो एक उपयोगी औजार हैं। एक और बड़ा दिलचस्प आइडिया है किताब में, बाधाओं यानी कंस्ट्रेंट्स को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बाधाएं कैसे मददगार हो सकती हैं? हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है। जैसा कि किताब में लिखा है, इट सीम्स पैराडॉक्सिकल दैट कंस्ट्रेंट्स लिबरेट, बट आई बिलीव इट्स ट्रू। पर सोचिए, जब हमारे पास असीमित विकल्प होते हैं तो हम अक्सर कुछ चुन ही नहीं पाते।
इसे पसंद का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ चॉइस कहते हैं। वो जाम वाला प्रयोग याद है? दुकान में जब 24 तरह के जाम थे तो कम बिके बनिस्बत जब सिर्फ 6 तरह के थे। हाँ, क्योंकि ज्यादा विकल्प उलझन पैदा करते हैं। तो बाधाएं कैसी मदद करती हैं फिर? बाधाएं जैसे कि समय की कमी या किसी खास फॉर्मेट में ही बात कहनी है, जैसे सिर्फ 3 मिनट का वीडियो बनाना है, ये हमें मजबूर करती हैं कि हम सबसे ज़रूरी बातों पर ही ध्यान दें। हमें अपने विचारों को फिल्टर करना पड़ता है, गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाना पड़ता है, जिसे कभी-कभी मर्डरिंग योर डार्लिंग्स भी कहते हैं, यानी अपने पसंदीदा पर गैर ज़रूरी हिस्सों को काट देना। अच्छा, तो बाधाएं हमें फोकस करने और बात को ज्यादा पैना बनाने में मदद करती हैं। वाओ! अब इन सारे सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे लागू करें? वो कार्लोस और एम्मा की कहानी शायद इसका अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो HR टीम वाली कहानी। एम्मा की टीम को नई हेल्थ केयर योजना कर्मचारियों को समझानी थी, पर उनका तरीका इतना जटिल और कंफ्यूजिंग था कि कर्मचारी उलझन में थे और योजना में शामिल नहीं हो रहे थे। फिर कार्लोस ने मदद की। उसने सबसे पहले स्पष्टीकरण पैमाने का इस्तेमाल करके ये समझा कि ज्यादातर कर्मचारी ए छोर पर हैं। उन्हें योजना के बारे में लगभग कुछ नहीं पता। बिल्कुल। फिर उन्होंने अपनी बातचीत वहीं से शुरू की। उन्होंने जटिल भाषा की जगह सरल भाषा का इस्तेमाल किया। तथ्यों के साथ साथ कर्मचारियों की जिंदगी से जुड़ी छोटी कहानियां यानी कनेक्शन और कहानी का इस्तेमाल किया, और जानकारी देने के लिए शायद छोटे वीडियो या आसान इन्फोग्राफिक्स जैसे सही माध्यम चुने होंगे। और इसका नतीजा ये हुआ कि कर्मचारियों को योजना समझ आई, उनकी उलझन दूर हुई और ज्यादा लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। ये दिखाता है कि समझाने का सही तरीका कितना बड़ा फर्क ला सकता है। एकदम। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बात क्या निकलती है, क्या टेक अवे है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख ये है कि अच्छा स्पष्टीकरण सिर्फ जानकारी फेंकना नहीं है। ये एक कला है जिसमें सहानुभूति, योजना, संदर्भ, कहानी, कनेक्शन और सरलीकरण जैसे तत्व शामिल हैं। हमें ज्ञान के अभिशाप से बचकर हमेशा ये सोचना होगा कि सुनने वाला कहाँ खड़ा है, उसकी ज़रूरत क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए ही जरूरी नहीं है। एक बात और है, जब हम किसी चीज को दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज हमें खुद भी ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। ये अपनी समझ को गहरा करने का भी एक तरीका है। ये बहुत अहम नुक्ता है। तो अब सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी या काम में ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप बेहतर तरीके से समझाना चाहेंगे? हो सकता है वो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट हो, कोई नया आइडिया हो, या बस अपनी बात रखने का तरीका हो। और ये भी सोचिए कि इस कला का अभ्यास करके आप न सिर्फ दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि किसी विषय पर अपनी पकड़ भी मजबूत कर सकते हैं। जैसे महान विज्ञान संचारक नील डिग्रासे टाइसन करते हैं। वो ब्रह्मांड की जटिलताओं को इतने सहज और आकर्षक तरीके से समझाते हैं कि लगता है वो खुद भी उस प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं और लगातार सीख रहे हैं। बेहतरीन विचार। जैसा कि ली लेफेवर अपनी किताब के आखिर में कहते हैं, आई वॉन्ट टू लिव इन अ वर्ल्ड विद बेटर एक्सप्लेनेशंस। मैं एक ऐसी दुनिया में रहना चाहती हूँ जहाँ चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाया जाता हो, और इस दुनिया को बनाने में हम सबका थोड़ा थोड़ा योगदान हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है।